जय श्री केदार। स्वागत है एक बार आपका फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल, ठीक है, और प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं, जहाँ पर मैंने आपको स्पेशली चमोली की मलारी को है आपको स्पेशली मलारी के बारे में बताया था। मलारी की जो खोज है, या मलारी जो है 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा खोजा गया था। और मलारी में आपको क्या मिले थे? महापाषाणकालीन सवादान मिले थे। ठीक है, और जब फिर है मलारी का जो है फिर एच.एन.बी. गढ़वाल ने 1982-83 में, उसके बाद सन 2002 और 3 के आसपास एच.एन.बी. गढ़वाल ने वहाँ रिसर्च किया मलारी में, जहाँ पर एच.एन.बी. गढ़वाल को 5.2 kg का सोना, ठीक है, कांसे की थाली प्राप्त हुई थी। ठीक है, और हम कहते हैं कि मलारी की सवादानों की तुलना पाकिस्तान के स्वात घाटी और भारत में जम्मू कश्मीर के बुढ़जोम के साथ की जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जो आज की क्लास हमने पढ़नी है, तो आज की इतिहास में हम पढ़ेंगे जब इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ जा रहा था, तो इसके बीच ये संक्रमण का काल हो। ठीक है, जब ठीक है प्राग ऐतिहासिक काल और जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसके बीच मेन डिफरेंस ये था कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल में क्या है, इस काल में मनुष्य को क्या है, लिपि का ज्ञान नहीं था, मनुष्य गुफाओं में निवास करता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, मनुष्य ने क्या करा, अपना विकास किया। इस विकास के क्रम में मनुष्य ने प्राग ऐतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश किया। आद्य ऐतिहासिक काल की हम डेफिनेशन इस तरीके से लिखते हैं कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस काल में मनुष्य ने क्या करा, लेखन शैली को क्या कर दिया था, खोज दिया था, या लेखन शैली शुरू हो गई थी मनुष्य की। ठीक है, और इसी समय जो है आदि ऐतिहासिक काल में हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण लिखे गए हैं। लेकिन जो प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बीच का जो संक्रमण का काल है, इस काल को हम देखो, इसमें हम इस काल को बांटते हैं मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए औजारों के माध्यम से, जो मनुष्य जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहा था। तो सबसे पहले मनुष्य पाषाण का प्रयोग कर रहा था, हमने उसे पाषाणकालीन सभ्यता का। ठीक है, उसके बाद मनुष्य ने तांबे की खोज की तो ताम्रकालीन संस्कृति, फिर कांसा ढूंढा तो कांस्य युगीन सभ्यता, और फिर हमने पढ़ा लोहा, तो है लोहा सबसे क्रांतिकारी खोज हुई मानव इतिहास, क्योंकि लोहे से मानव ने क्या बनाया, हथियार और औजार बनाए, और लोहे की खोज से क्या होगा, मानव का जीवन सुगम हो गया, क्योंकि मानव उस समय कृषि प्रधान मानव था। अब मानव ने किसकी खोज कर दी, लोहा। और लोहा जो है औसतन जो है तांबा और कांसे से सस्ता था। ठीक है, आज की डेट में भी देखो तो लोहा एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है मानव के इतिहास में। ठीक है, तो इस संक्रमण काल में जो है आद्य ऐतिहासिक काल से जब हम प्राग ऐतिहासिक काल से जब हम आद्य ऐतिहासिक काल में जाएंगे, कब से, प्राग ऐतिहासिक काल जब मनुष्य गुफाओं में रह रहा था, और जब आद्य ऐतिहासिक काल में जाते जब मनुष्य ने कृषि का काम शुरू कर दिया था और मनुष्य में लेखन शैली की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस काल में मनुष्य, हम ताम्र संस्कृति बाद कांस्य संस्कृति, और कांस्य संस्कृति के बाद हम अगली संस्कृति पढ़ते हैं लोहा संस्कृति। ठीक है, तो हम इस काल को इस हिसाब से जानते हैं। तो इस संक्रमण के काल में जो है हमको उत्तराखंड से ताम्र संस्कृति के सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। आज हमें ताम्र संस्कृति, कि हमें ताम्र संस्कृति का जो है सबसे पहले ताम्र संस्कृति कहां से मिली। ठीक है, तो आज की हेडिंग डालो, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति के अवशेष। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति के अवशेष। ठीक है, ये हमारी हेडिंग रहेगी, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति के, ठीक है, अवशेष। ठीक है, हम ऐसे पढ़ते हैं कि जब प्राग ऐतिहासिक काल अपनी समाप्ति की ओर था और आदि ऐतिहासिक काल की शुरुआत होने वाली थी। ठीक है, जैसे 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी होती है, वैसे प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जब मनुष्य गुफाओं में रह रहा था और मनुष्य का मेन पेशा क्या था, शिकार करना। ठीक है, और जब आद्य ऐतिहासिक काल की ओर मनुष्य अग्रसर हुआ तो मनुष्य क्या करने लग गया था, कृषि। क्या करने लग गया था, कृषि। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल से जब आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य जा रहा था, तो इसके बीच ये संक्रमण का काल है।
और इस संक्रमण काल में मनुष्य ने, देखो यहाँ पर हमको क्या क्या अवशेष मिले हैं इस संक्रमण काल के, जो हमने संक्रमण काल कहा कि यहाँ पर चेंजमेंट हुआ है। देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति ले आई, और हम लोगों को देखो, हमारे को अगर 2014 से पहले की बात करें इंटरनेट की, और 2014 के बाद की बात करें, तो 2012-13 का जो दौर है, जो बच्चे 2012-13 में जिन्होंने अपना जीवन, स्कूल जीवन या कॉलेज जीवन जिया होगा, वो समझ सकते हैं कि किस हिसाब से क्या है डिजिटल क्रांति आई है। जिसने 10 रुपये का रिचार्ज किया 7 रुपये मिलते थे, ठीक है, ध्यान है वो दौर। 100 रुपये का रिचार्ज करते थे 83 रुपये मिलते थे, कॉल दर सस्ती कराई जाती थी आज की डेट में। और जब आप नेट पैक करते थे, नेट जितना नेट चलाया उसके बाद नेट बंद कर देते थे, ठीक है, मैसेज पैक किया जाता था। वो दौर था एक 2012-13 का। और उसके बाद 2014 के बाद जब डिजिटल क्रांति लाया जियो, तो उस क्रांति ने क्या करा, उस क्रांति ने पूरा जो है उस धंधे को चौपट कर दिया, जो रिचार्ज वाला धंधा था। आज सब अपने फोन पे, गूगल पे से अपना रिचार्ज कर रहे थे। तो ये संक्रमण देखो, इसने एक पूरा एक क्रांति लिया है। तो ये भी क्रांति बोला जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल से जब आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य जा रहा है, तो ये क्रांति है। और इस क्रांति के कुछ कुछ प्रमाण है। तो इस क्रांति के प्रमाण क्या है? हम इस क्रांति के प्रमाण मानते हैं, पहली प्रमाण मानते हैं ताम्र संस्कृति। और ताम्र संस्कृति में हम मानते हैं ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जब मनुष्य ने किसका यूज कर दिया था? तांबे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद चित्रित, धूसर, मृदभांड। मृदभांड मतलब बर्तन होते हैं। अब बर्तनों पे नक्काशीदार बर्तन बनाने लगे, बर्तनों पे डिजाइनिंग होने लगे, बर्तनों पे कलर होने लगे, तो उस काल को हम कहते हैं चित्रित, धूसर, मृदभांड। मिट्टी के बर्तन होते थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहां पर महापाषाणकालीन समाधान। महापाषाणकालीन समाधान संक्रमण काल के दौरान हुआ सब है, महापाषाणकालीन समाधान। उसके बाद मनुष्य नगरीय काल में चले गया। नगरीय काल में जाना मतलब क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तब मनुष्य नगरीय काल में चले गया था। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की बात चल रही है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जब प्राग ऐतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल में जा रहा है मनुष्य, तो मनुष्य ने क्या करा? सबसे पहले संक्रमण का काल है, जब बहुत बड़ी क्रांति हुई, एक पूरा सर्वस्व क्रांति हुई, सर्वस्व क्या हुआ? चेंजमेंट हुआ जीवन में। तो सबसे पहले जो है ताम्र संस्कृति आई, ठीक है। ताम्र संस्कृति के बाद मनुष्य ने कांसा यूज किया था, यह हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, कांसा। और कांसे के बाद मनुष्य ने लोहा, अतरंजी खेड़ा में मिला लोहा, ठीक, लोहा। तो तांबा के बाद कांसा, और कांसे के बाद लोहा। और लोहा ने, जब लोहे का प्रयोग मनुष्य ने किया तो कृषि में क्रांति आ गई, ठीक है। तो अब हम ताम्र संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति के स्तर, ठीक है। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति के स्तर, ठीक है, ताम्र संस्कृति। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति, ठीक है। वीडियो 2x पे चलानी है या 1.5x पे चलानी है, और जल्दी से अपने जहां पर आपको पॉइंट मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको नोट करना है। अब उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति, इससे पिछले वाला आपने बना दिया होगा डायग्राम, नहीं तो वीडियो रोक के बना देना, ठीक है। अब उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति, तो जो उत्तराखंड में जो ताम्र संस्कृति है, सबसे पहली बार जो ताम्र संस्कृति की खोज हुई जब मनुष्य तांबे का प्रयोग कर रहा था प्राग ऐतिहासिक काल में, वो हुई हरिद्वार के बहादुराबाद से। कहां से हुई? हरिद्वार के बहादुराबाद से। हरिद्वार के बहादुराबाद, हरिद्वार के बहादुराबाद में क्या हुआ? सबसे पहले उत्तराखंड में क्या मिला? ताम्र संस्कृति के साक्ष्य मिले। हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र संस्कृति के साक्ष्य मिले, ताम्र संस्कृति के साक्ष्य मिले। और ये कब हुआ? ये हुआ 1951। ये टाइम पीरियड कब था? 1951। तो 1951 में हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र संस्कृति के साक्ष्य मिले। जब फिर ये साक्ष्य मिले, अब इन साक्ष्यों पर रिसर्च करना था, ठीक है। रिसर्च करने के लिए 1953, ठीक है, 1953 में सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आया और उसने
उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति पर रिसर्च किया, और यहाँ पर जिन्होंने इसकी पुष्टि करी कि हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र संस्कृति मिली है, वो करा यहाँ हरिद्वार के बहादुराबाद का उत्खनन वो किया यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने क्या करा? हरिद्वार के बहादुराबाद में क्या करा? इस ताम्र संस्कृति का रिसर्च शुरू करी। ठीक है, तो 1951 में हरिद्वार में ताम्र संस्कृति के अवशेष मिल गए। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा क्या करते हैं? इसका रिसर्च शुरू करते हैं हरिद्वार के बहादुराबाद से। ठीक है, 52-53 में ये रिसर्च शुरू होती है। इसके बाद हरिद्वार के बहादुराबाद में जब रिसर्च शुरू होती है, उसके बाद आप देखोगे 1986 में, कब? 1986 में अल्मोड़ा में, कहा? 1986 में अल्मोड़ा में ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले। ठीक है, अवशेष क्या मिले? यहां पर प्रथम मानव ताम्राकृति मिली अल्मोड़ा से। ठीक है, ठीक। जिसके बाद रिसर्च वाले अल्मोड़ा गए, सर्वेक्षण विभाग की ताम्र संस्कृति के क्या है साक्ष्य अल्मोड़ा से मिल गए 1986 में। और यहां पर माना गया सर्वेक्षण के बाद कि यहां पर जो है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो है ताम्र संस्कृति के जो है अवशेष मिल रहे हैं, या हो सकता है कि अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा क्या हो? ताम्र संस्कृति कालीन साक्ष्य मिले। इसीलिए अल्मोड़ा को किस नाम से जाना गया? ताम्र नगरी। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा में क्या है? ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिले, और सबसे ज्यादा साक्ष्य जो है अल्मोड़ा में मिले, इसलिए अल्मोड़ा को क्या बोलना है? ताम्र नगरी कहते हैं। ठीक है, 86 के बाद जो अल्मोड़ा में रिसर्च होती है वो 1989 में होती है। 1989 कब? 1989। 1989 में जो है अल्मोड़ा में एक बार फिर से रिसर्च होती है। अब इंपॉर्टेंट है, जब अल्मोड़ा में रिसर्च होगी 1989 में, कब? 1989 में। 1989 में जो अल्मोड़ा में रिसर्च होगी, तो ये यहां से अल्मोड़ा के बाद ये रिसर्च पहुंचे, क्योंकि उस टाइम अल्मोड़ा ही था जिला। ठीक है, पिथौरागढ़ नहीं बना था। तो यहां पर जो है 1989 में बनकोट, जो आज की डेट में कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। लेकिन आपको पता ना पिथौरागढ़ 1960 में बना है, इसलिए अल्मोड़ा लिखा था किताबों में। ठीक है, घबराना मत। तो 1989 में बनकोट, जो वर्तमान में पिथौरागढ़ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बनकोट से क्या मिले? 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली। 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली। कहां से मिली है? कहां से मिली? पिथौरागढ़ बनकोट से 1989 में 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली। और ताम्र संस्कृति की खोज 1951 में बहादुराबाद में हो गई थी। 53 में रिसर्च हुआ। 1986 में अल्मोड़ा में रिसर्च होनी शुरू हो जाती है, और 1986 में घोषित किया जाता है कि अल्मोड़ा में ताम्र संस्कृति के अवशेष हो सकते हैं। और 1989 में यहां से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिलती हैं, जिसके बाद इतिहासकार कहते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति के अवशेष कहां मिलेंगे? अल्मोड़ा में मिलेंगे। इसलिए अल्मोड़ा को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र नगरी के नाम से। जब ये बनकोट में ताम्र पत्र मिले, इन ताम्र पत्रों को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से जाना है। एक इतिहासकार आते हैं डी शर्मा। डी शर्मा की किताब आती है, ठीक है, बाजार में मिलती है। डी शर्मा उत्तराखंड के इतिहास लिखते हैं, स्कंदित कुठार। इन्होंने कहा कि ये जो है स्कंदित कुठार है, डी शर्मा। तो डी शर्मा ने जो है उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र संस्कृति के अवशेष को क्या बोला? ये कब के हैं? ये स्कंदित कुठार है। फिर एमपी जोशी आए। एमपी जोशी ने कहा ये कि पुरुष पुरु है। ये क्या है? पुरुष पुरु। ये कहा एमपी जोशी ने। ठीक है, इन फैक्ट को रट लेना बस, एमपी जोशी। उसके बाद यज्ञ कुठार। यज्ञ कुठार का है? अलचिन
द्वीप ने, ठीक है, अल्चिन द्वीप, अल्चिन द्वीप ने इनको क्या कहा है, यज्ञ कुठार के नाम से जाना है, अल्चिन द्वीप में, ठीक है। जे बहादुराबाद में ये हमारे पास जो ताम्र संस्कृति मिली वो आज भी राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में है, और 8 ताम्र मानव आकृतियां भी कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। इसके बाद ताम्र मानव आकृतियों का क्या उत्तराखंड में मिलना शुरू हुआ, तो सबसे पहले 1951, फिर 1989, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो बनकोट से 1989 में क्या मिला, ताम्र संस्कृति मिली। सबसे पहले ध्यान रखना 1951 में कहाँ मिले, हरिद्वार के बहादुराबाद में, ठीक है, हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र संस्कृति मिली। उसके बाद 1953 में यहाँ पर रिसर्च होता है, रिसर्च का नाम याद रखना, रिसर्च करने वाले थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा। 1953 में उन्होंने क्या करा, रिसर्च किया हरिद्वार का, ठीक है। अगला बनकोट के बाद नैनी पाताल, नैनी पाताल यहां पर 1999 में, कब, 1999 में 5 ताम्र मानव आकृतियां मिली। कितनी मानव आकृतियां मिली, 5 मानव आकृतियां, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऐसी याद होता है, देखो बनकोट याद करना है, बनकोट कब मिला, ठीक, बनकोट में 1989, ठीक है। बनकोट कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। नैनी पाताल कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। नैनी पाताल अल्मोड़ा में 5 ताम्र मानव आकृतियां मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये दोनों फैक्ट, ठीक है। बनकोट 1989 और सबसे पहले 1951, उसके बाद 53 में रिसर्च हुई, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद बनकोट के ताम्र पत्रों को अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे स्कंदित कुठार कहते हैं डीडी शर्मा, स्कंदित कुठार डीडी शर्मा, अल्चिन द्वीप कहते हैं यज्ञ कुठार, ठीक है। इसके अलावा MP जोशी उन्हें पुरुष पुरु के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो अब अगली हेडिंग डालो, उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब कहते हैं, मृदभांड मतलब होते हैं बर्तन, और चित्रित मतलब जिनमें चित्र बने हुए, और चित्र बने हुए थे सूर्य के, कुछ तिर्यक रेखाएं खींची गई थी, कुछ सूर्य के, और कुछ शंकु के आकार के चित्र मिले बर्तनों पे। तो अब जब ये बर्तन मिले हमें, मिट्टी के बर्तन, तो हमने कहा कि इस समय मनुष्य को क्या है, सूर्य का ज्ञान हो गया है, सूर्य बना रहे हैं चित्रों में। तो इस प्रकार के बर्तनों को जो है, बर्तनों में जो नक्काशीदार और वृत्त बनाए गए, तिर्यक रेखाएं बनाई गई, सीधी रेखा बनाई गई, समांतर रेखाएं बनाई गई, ठीक है। तो इस प्रकार की जब कलाकृति बर्तनों पे मिलने लगी तो उस काल को कहा चित्रित धूसर मृदभांड। धूसर मतलब होता है कि जब कृषि के साक्ष्य मिले, कृषि की भूसी मिली, ठीक है, तो कृषिकालीन साक्ष्य मिलते हैं। और मृदभांड मतलब, मृदभांड मिलने का मतलब था मनुष्य ने कृषि करनी शुरू कर दी थी। तो उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड कहां कहां मिले, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। तो उत्तराखंड में जो चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं, सबसे पहले मिलता है अलकनंदा घाटी। कौन सी घाटी, अलकनंदा घाटी। और अलकनंदा घाटी में फिर से गांव पड़ेगा जहां निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल मिलते हैं, वही गांव थापली गांव। कौन सा गांव, थापली गांव। थापली गांव के बाद दूसरा कमल नदी घाटी। कौन सी घाटी, कमल नदी घाटी। कमल नदी घाटी कहाँ है, पुरोला में, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा घाटी। कौन सी घाटी, पश्चिमी रामगंगा घाटी, ठीक है। उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड यहां मिले। चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो देखो सबसे ज्यादा चित्रित धूसर मृदभांड मिले। और चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब है कि इसमें मिट्टी के बर्तनों में क्या बनाए जाते थे, सूर्य, तिर्यक रेखाएं, या बर्तनों में क्या करते हैं, नक्काशीदार चित्र बनाए जाते थे, तो वो चित्रित धूसर मृदभांड है। तो इस चित्रित धूसर मृदभांड के जो सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं अलकनंदा घाटी में। तो यहाँ पे नोट करके लिखना, अलकनंदा घाटी में, अलकनंदा घाटी में सर्वाधिक चित्रित धूसर
मृदभांड प्राप्त हुए हैं अलकनंदा घाटी में। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अलकनंदा घाटी पे क्या है, सर्वाधिक चित्रित दूसर मृदभांड मिले हैं। और दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में कृषि के साक्ष्य, मध्य हिमालय में कृषि के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, थापली गांव से। बर्तन मिले हैं तो बर्तन में धान की भूसी भी मिली है। तो हम कहते हैं कि मध्य हिमालय में कृषि का प्रमाण कहां मिला है, थापली गांव में। कमल नदी घाटी में मनुष्य का कंकाल मिला है। क्या मिला है, कंकाल। और इस कंकाल को जो है एक रिसर्चर है जिनका नाम है बी लाल, रिसर्चर का नाम है बी लाल। ठीक है, बी लाल ने जो है, जो ये कमल नदी घाटी में कंकाल मिला है, इसको महाभारत काल का बताया। किस काल का बताया, महाभारत काल का। ठीक है, इसके साथ साथ पश्चिमी रामगंगा घाटी में गांव पड़ता है धनगल। कौन सा गांव, धनगल गांव। ठीक है, इस धनगल गांव में क्या है, यहां पर हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। और यहां पर नोट करके लिखना, धनगल गांव में हमें लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मिलेंगे नहीं ये फैक्ट आपको। उत्तराखंड में लोहे का साक्ष्य कहां है, धनगल गांव में। ठीक है, कमल नदी घाटी में क्या है, मानव कंकाल मिले हैं। और अलकनंदा घाटी या थापली गांव में सबसे ज्यादा चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। और ये चित्रित धूसर मृदभांड इन्हीं तीन घाटियों में मिले। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धनगल गांव में सबसे पहले लोहे उपयोग करने की जानकारी मिलती है, अल्मोड़ा के धनगल गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट है धनगल गांव। ठीक है, इसको स्टार बना देना, धनगल गांव। ठीक है, और अलकनंदा घाटी पूछेगा चित्रित धूसर। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अगर हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाओं के बाद अगर देखें, गुफाओं से ज्यादा हमें ये चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। अब मृदभांड मतलब क्या होता है, बर्तन। अब मृदभांड की पहचान कैसे की गई, कि मृदभांड को हमने क्या करा, सूर्य, ठीक है, रेखाओं का क्या है, अंकन किया गया था। ये बोल सकते हैं आप कि चित्रों का अंकन। आगे लिखो, महापाषाणकालीन कप मार्क्स। उत्तराखंड में महापाषाणकालीन कप मार्क्स। देखो, उत्तराखंड में जो पुरातत्व की शुरुआत होती है तो इन्हीं कप मार्क्स के साथ होती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि उत्तराखंड में जो पुरातत्व की शुरुआत उत्तराखंड में इन्हीं महापाषाणकालीन कप मार्क्स से होती है। और पुरातत्व की शुरुआत कब होती है, 1856 में। कौन करता है, हेनवुड। और हेनवुड कहां ढूंढता है, देवीधुरा चंपावत में। देवीधुरा चंपावत में हेनवुड 12 कप मार्क्स ढूंढता है। कप मार्क्स मतलब होती है ओखली। कप मार्क्स मतलब क्या होता है, ओखली। 12 ओखली ढूंढता है सबसे पहले। ये उत्तराखंड में पुरातत्व की शुरुआत है। और उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है, हेनवुड को, पुरातत्व का जनक। कई लोग कह रहे होंगे कि गुफा तो प्रागैतिहासिक कालीन गुफा बोलेंगे तब लाखोडियार है। और उत्तराखंड में अगर पूछेंगे पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई, तो हेनवुड ने कर दी। ठीक है, अब जो हेनवुड ने ढूंढा वो महापाषाणकालीन कप मार्क्स ढूंढे। और कप मार्क्स जो है प्राग ऐतिहासिक काल में देखे, जब मनुष्य गुफाओं में रह रहा था, गुफाओं के बाद का प्रोसेस है कप मार्क्स। ठीक है, इतिहासकार मानते हैं कि पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था, फिर गुफाओं में धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ा ना। तो पहले क्या मिले हमको, पहले कप मार्क्स मिले। ठीक है, तो हमको सबसे पहले उत्तराखंड में कप मार्क्स के साक्ष्य मिलते हैं। यहां हम बोलते हैं कि उत्तराखंड में पुरातत्व की शुरुआती किससे होती है, यहां से, जब ये देवीधुरा चंपावत में 12 कप मार्क्स मिलते हैं। और इससे रिसर्च अंग्रेज जो है इस पे रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों का काल था। ठीक है, 12 कप मार्क्स मिले। जब ये खबर 12 कप मार्क्स की देवीधुरा चंपावत से मिलती है तो 1877 में रिबेट कार्नेक क्या करते हैं, द्वारा हाट
चंद्रेश्वर मंदिर, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में 12 पंक्ति, कितनी पंक्ति? 12 पंक्ति में 200 कप मार्क्स ढूंढते हैं। ठीक है, चंद्रेश्वर मंदिर में 12 पंक्ति में 200 कप मार्क्स थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक है 1856 में शुरुआत होती है उत्तराखंड में पुरातत्व की शुरुआत हो जाती है देवीधुरा चंपावत में 12 कप मार्क्स 12 उखलियों से। उसके बाद 1877 में द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से रिबेट कान्ने क्या करते थे, 12 पंक्तियों में 200 कप मार्क्स ढूंढते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में ये महापाषाणकालीन कप मार्क्स की ढूंढने की होड़ शुरू हो जाती है, रिसर्च शुरू हो जाती है। और इस रिसर्च में अब आएगा पश्चिमी रामगंगा घाटी, इसको भी नोट में लिखना, पश्चिमी रामगंगा घाटी। अब पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो है कप मार्क्स ढूंढे हैं किसने, यशोधर मठपाल। किसने ढूंढे हैं, यशोधर मठपाल। और अगर बोलेंगे नयार नदी में, नयार नदी का सर्वेक्षण या नयार नदी में कप मार्क्स किसने ढूंढे हैं, नयार नदी में जो कप मार्क्स ढूंढे हैं वो ढूंढे हैं यशवंत सिंह कटौच। याद करने का तरीका देखो, इसको याद करने का तरीका ये है, ये क्या है, राम, ये क्या है, राम, ये क्या है, मठ। तो मंदिर होता है मठ मंदिर, तो राम का मठ मंदिर, तो पश्चिमी रामगंगा मठपाल। ठीक है, मठपाल जो मंदिरों के क्या करते थे, मंदिरों के जो मंदिरों में नियुक्त होते थे ना उनको मठपाल बोलते थे। तो रामगंगा मठपाल ऐसे याद रख लेना। फिर नयार नदी यशवंत सिंह कटौच। ठीक है, अगली हेडिंग डालना उत्तराखंड में महापाषाणकालीन समाधान। ये भी मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आप फिर से इसको डिस्कस करो। महापाषाणकालीन समाधान। ठीक है, जो ये महापाषाणकालीन समाधान है ये उत्तराखंड में ढूंढे गए सबसे पहले 1956 में। अरे कहाँ मिले, मलारी में। मलारी में महापाषाणकालीन समाधान मिले हैं। ये वीडियो का क्वेश्चन है कि मलारी में क्या मिले हैं, मलारी में महापाषाणकालीन समाधान मिले हैं 1956 में। अब किसने ढूंढा, श्री प्रसाद डबराल। तो उत्तराखंड में महापाषाणकालीन समाधान कहां से मिले हैं, मलारी से। ठीक है, किसने ढूंढा, 1956 में किसने ढूंढा, श्री प्रसाद डबराल। चारण बोलते हैं, उत्तराखंड का इतिहास लिखा है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद जब ये महापाषाणकालीन समाधान की जब ये शुरुआत करते थे, कहते कि महापाषाणकालीन समाधान यहाँ मिल गए हैं, तो उसके बाद इन महापाषाणकालीन समाधानों का रिसर्च होगा। और 1982-83 में फिर कौन करेगा, HNB गढ़वाल। और HNB गढ़वाल यहाँ से मोनाल का चित्र प्राप्त करती है। यहाँ से क्या मिलता है, मोनाल का चित्र। ये मैंने पिछली क्लास में लिखा है। अब 15 हत्थे युक्त कुतुब, 15 हत्थे युक्त कुतुब, हाथ पकड़ जो हत्था होता है ना, पकड़ने का हत्था, वो 1982-83 में। इसके बाद 2002-03 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2002-03 में फिर से HNB गढ़वाल यहाँ शोध करती है। और HNB गढ़वाल, इस बार HNB गढ़वाल के शोधार्थियों को यहाँ पर 5.2 किलो का सोने का मुकुट मिलता है। क्या मिलता है, सोने का मुकुट, 5.2 kg का सोने का मुकुट। और यहाँ पर कांसे के बर्तन मिलते हैं। तो कांसे का बर्तन समझ रहे हो आप, कांस्य युगीन सभ्यता। लोहा का मिला है धनगल से, और कांसे का मलारी से। ठीक है, मलारी से आपके कांसे के बर्तन मिले। और चित्रित दूसर मृदभांड कहाँ मिले हैं, थापली, अलकनंदा घाटी सर्वाधिक, उसके बाद कमल नदी घाटी, उसके बाद पश्चिमी रामगंगा घाटी। ठीक है, ये आपको हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है अल्मोड़ा के पास ये ठीक हो गया, देवीधुरा से मिल गया है 1982-83। ठीक है, यहाँ पर आपका ये महापाषाणकालीन समाधान टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा महापाषाणकालीन नगर थे कुछ, उनको लिख दो। ठीक है, तो महापाषाण काल में जो है प्राचीन व्यापारिक नगर उस समय, इस समय, ठीक है, जब महापाषाणकालीन समय चल रहा था, प्राचीन व्यापारिक नगर था कालसी। ठीक है,
प्राचीन व्यापारिक नगर था कालसी। और धार्मिक नगर तो नॉर्मली सबको पता होगा, धार्मिक नगर कहाँ होगा? हरिद्वार। ठीक है। और धार्मिक नगर के साथ पौराणिक नगर पूछेंगे अगर, पौराणिक ऐसा नहीं लिखेंगे, पौराणिक, पौराणिक नगर, पौराणिक नगर। ठीक है, ये फेमस थे उस समय महापाषाण कालीन जब संस्कृति थी, तो पौराणिक नगर था श्रीनगर। अब बोलो श्रीनगर क्यों मैं बोल रहा हूँ? श्रीनगर का उल्लेख महाभारत में है, गंगा द्वार भी महाभारत में है, ठीक है, कालसी भी महाभारत में है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है बताओ। ठीक है, और एक बस ये क्षेत्र फेमस थे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, तो बने रहिए हमारे साथ। और क्लास कैसे रही प्लीज़ बताना, ठीक है। और मेहनत से तैयारी करनी है, अपनी लगन से करना है। देखो शुरुआत आपको समझ में नहीं आएगा तो आराम से समझना है। सबके साथ उत्तराखंड में यही दिक्कत होती है कि जब उत्तराखंड जब पहली बार पढ़ता है उसको लगता है ये है क्या उत्तराखंड में, ठीक है, क्योंकि इतिहास एक तरीके से व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, हम व्यवस्थित करने का देखो जो जहाँ जितना हमसे हो सकता है उस तरीके से हम प्रयास करेंगे और आपके नोट्स को इजीली आपसे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आपको इधर उधर की किताब देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई नया फैक्ट किसी किताब से मिल जाता है तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, आप सबसे पहले पुराने पेपरों को देखो। और मैंने आपको पहले दिन जब क्लास में बता दिया था कि पेपर पैटर्न हम वन लाइनर नहीं रहा है, पेपर पैटर्न में अब समझने वाला पैटर्न आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए उत्तराखंड का जो इतिहास है सबसे पहले देखो, मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल में गुफाएं, शैल चित्र सब बता दिए हैं। उसके साथ साथ मैंने कहा कि प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बीच में संक्रमण काल था, जिस संक्रमण काल में मनुष्य ने क्या करा, औजारों और पत्थरों और औजारों का प्रयोग साथ साथ शुरू किया। तो हम इसे कहते हैं ताम्र पाषाण कालीन युग, कांस्य युगीन सभ्यता, लोहा युगीन सभ्यता। तो लोहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था मनुष्य के जीवन में। लोहा ने नई क्रांति लाई, नई क्रांति जो है लोहे की खोज से हुई। लोहे की खोज मानव जीवन की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। ठीक है, बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।